पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो है इवेंट ऑर्डरिंग का, उसके अंदर हम लोग देखते थे कि जितने प्रोसेसेस होते थे उसको हम पहले इनिशियलाइज़ करते थे ज़ीरो से और कोरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस में हम उनको ऐड करते थे क्लॉक इंक्रीमेंटली 1, 2, 3 एंड सो ऑन फॉर ईच प्रोसेस। और फिर जैसे इवेंट किसी प्रोसेस से सेंड होता था, किसी दूसरे प्रोसेस को रिसीव होता था, तो अकॉर्डिंगली उनके रिस्पेक्टिव जो क्लॉक हैं, वो अपडेट हो जाते थे। अब हम लेकिन जो हमारे पास लैम्पर्ट का एल्गोरिदम था, उसमें ये इश्यू था कि उसके अंदर हमारे पास अगर कंप्लीट पिक्चर ना हो, ठीक है? सिर्फ़ इवेंट्स हमें बताए गए हों कि इवेंट ए अकर हुआ है और बी हुआ है, तो हम ये इनको रिलेट नहीं कर सकते कि ए पहले हुआ है या बी पहले हुआ है। उस केस में हम कर सकते हैं जब हमारे पास जो है इवेंट की पूरी पिक्चर हो, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग उसको उस तरह से अरेंज नहीं कर सकते। तो जो वेक्टर क्लॉक्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका वेक्टर जो है डिफाइन किया जाता है उसके अंदर द नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं क्लॉक की, ठीक है? कि वो 3 वैल्यू बेस होगा, 2 होगा या 4 होगा, वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। अगर 3 प्रोसेसेस हैं हमारे पास तो वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज़ सेफ होंगी, ठीक है? तो ओवरऑल क्या होगा एक मैट्रिक्स होगा 3 बाय 3 का इस तरह इसको ले लें या उसको इस तरह से लें कि हर वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज़ होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट अम, जो है लैम्पर्ट एल्गोरिदम का ये था कि हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप जो है उससे हम अ, एक अरेंज करते थे कि अम, कि इवेंट जो है कौन-सा पहले हैपन हुआ है, ठीक है? लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास इवेंट ए और बी हों और बाय लुकिंग एट कांस्टेंट ऑफ इवेंट ए एंड कांस्टेंट ऑफ इवेंट बी, वी कैन नॉट से कि इवेंट ए पहले हैपन हुआ है या बी, ठीक है? तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अम, तो मोटिवेशन जो वेक्टर क्लॉक की है वो ये है कि लॉजिकल जो क्लॉक होते हैं उसमें हम लोग जो है इवेंट एस के बारे में कहते हैं कि इफ इट इज़ हैपन बिफोर इवेंट टी, ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन द लॉजिकल क्लॉक वैल्यू ऑफ एस इज़ स्मॉलर देन द लॉजिकल वैल्यू ऑफ इट, ठीक है? उससे हम ये कंक्लूड करते थे कि हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप इस तरह से है। तो वेक्टर क्लॉक में क्या होता है इवेंट एस हैपेंस बिफोर इवेंट टी means the vector clock value s is smaller than the vector clock value of t. Each event has a vector of n integers, तो n as its vector clock value. तो n क्या है? n है number of processes. तो इधर हमारे पास v1 is equal to v2 इट मीन्स के एक ही वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक ही प्रोसेस का वेक्टर है, क्योंकि वो ऑल रिस्पेक्ट सेम है। अगर v1 is less than or equal to v2 if field in vi is less than or equal to the corresponding field in v2 तो अब ये दोनों जो वेक्टर हैं इसमें जो है हमारे पास वेक्टर जो है एक रो वाइज होता है और जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि कोरस्पॉन्डिंग फील्ड होती है कॉलम। तो कॉलम में हम देखेंगे कि कॉलम जो है एक सेंडिंग इवेंट का है और दूसरा रिसीविंग का है। तो क्या उसके अंदर इंक्रीमेंट है? अगर इंक्रीमेंट है तो इसका मतलब है कि वो जो है जो स्मॉल वैल्यू वाला है वो हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप है, ठीक है? ओके। तो कॉज़ैलिटी की हम बात करेंगे। कॉज़ैलिटी का सिंपलेस्ट मीनिंग ये होता है कि हम जो है जो इवेंट्स पहले अक्कर हुए हैं, ठीक है? वो पहले रिसीव भी होने चाहिए ऑन रिसीविंग एंड, ठीक है? तो वो जो है एक नंबर्स की फॉर्म में हो और वेल डिफाइंड हो।
दिस कॉजैलिटी कैन बी कैप्चर्ड थ्रू वेक्टर क्लॉक, ठीक है। तो ये हम वेक्टर क्लॉक से हम ये सिचुएशन जो है कैप्चर कर सकते हैं। Vector clock VCA assigned to a event A has the property that if VCA is less than VCB for some event B, ठीक है, then the event is known to causally precede event B, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ये असल में ये वो उसी तरह का रिलेशनशिप है जैसा कि हम लोग लैम्पर्ट के अंदर बात करते थे, लॉजिकल क्लॉक्स को हमने डिस्कस किया था। तो बस इसमें ये है कि ये अब वेक्टर्स की टर्म में बात कर रहा है। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी फर्दर क्लियर्ड। अच्छा, ये एक एल्गोरिथम है, ये एक जिसको हमने फॉलो करना होता है टू to order the events using vector clock. Vector clock is constructed by letting each process Pi maintain a vector VCI with two properties, ठीक है। जो P1 प्रोसेस होगा उसका जो वेक्टर होगा VC1 होगा, और P2 जो प्रोसेस होगा उसका VC2 वेक्टर होगा, जो कि सारे क्लॉक्स जो हैं उसके मेंटेन करेगा। VCI is number of events that have occurred so far at Pi and VCCI is logical clock at Pi। तो ये जो हमारे पास VCI है, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ इवेंट अकर हो गए हैं। जैसे कोई इवेंट अकर होता है उसकी कोरस्पॉन्डिंग आई वैल्यू के अंदर हम एक इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। VCI J is equal to K then Pi knows that K events have occurred, ठीक है। हम देखेंगे कैसे हमें पता चलेगा वेक्टर क्लॉक को देखते हुए कि एक इवेंट जो है अक्कर हो गया है पहले कि नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग कॉज़ैलिटी रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं जो कि इस एल्गोरिथम में उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसमें ये होता है कि जो इवेंट्स पहले अक्कर हुए हैं वो पहले रिसीव भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर ये पता भी होना चाहिए वेक्टर की वैल्यूज़ देख के कि हाँ, कोई इवेंट ऐसा था जो कि सेंड हुआ था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ अभी तक। तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्यू करेगा और उस इवेंट जो कि रिसीव होना है, इट्स सपोज्ड टू बी रिसीव्ड बिफोर, वो रिसीव होगा उसके बाद वो उसको जो है अलाउ करेगा, ठीक है। First property is maintained by increasing VCI I at the occurrence of each event. The second is maintained by piggybacking the vectors along with the message that are sent, ठीक है। तो जैसे हम कोई मैसेज सेंड करते हैं उसके साथ उसका टाइम स्टैम्प जो है जो वेक्टर है वो भी साथ सेंड करते हैं, ठीक है। दोनों इस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो यही वाला इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है लेकिन हम इसको एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि ये जो हमारे पास वेक्टर क्लॉक है, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ क्यों दिखाई गई हैं? ये कोई बता सकता है मुझे? 2 क्यों नहीं है? जी, एनी क्लास वॉलंटियर? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बेसिक बेसिक नोशन ये है कि जितने प्रोसेसेस होते हैं, जितने यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इन दिस केस, उतने ही वैल्यूज़ होती हैं वेक्टर क्लॉक के अंदर, ठीक है? तो ये 1, 2, 3 है। सिम्पलेस्ट ये है जैसा कि हम लोग लैम्पार्ड में और बाकी लॉजिकल क्लॉक के अंदर टाइम इनिशियलाइज़ेशन करते थे टिक्स वाली, तो उसमें ये होता था कि पहले इसको देखेंगे 0, 0 से किया, ठीक है? उसके बाद फिर हम इसको आगे अगला जो भी इवेंट आया उसको 1, 1, 1 कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है? इसमें देखें कि इसमें ये करते हैं, अभी ये इसको जो ऑरेंज वैल्यूज़ हैं इसको थोड़ा इग्नोर करें। पहली जो टाइम स्टैम्प होती है वो ये होती है कि 1, 0, 0,
और ये फर्स्ट इवेंट है और सेकंड इवेंट पे 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है? सिर्फ़ ये इंक्रीमेंट करेगा या चेंज करेगा अपनी रिस्पेक्टिव क्लॉक वैल्यू को, जो कि इसके प्रोसेस को कोरेस्पॉन्ड करती है। ये पहले वाले प्रोसेस को पहली वैल्यू कोरेस्पॉन्ड करती है और दूसरी वाली जो वैल्यू है दूसरे प्रोसेस को जो है वो इंडिकेट करती है और जो तीसरी वैल्यू है ये अगेन कोरेस्पॉन्ड टू द थर्ड प्रोसेस, ठीक है? तो ये उसी लाइन के अंदर, ठीक है? उसी प्रोसेस के अंदर। सेकंड इवेंट जो होगा वो 200 होगा, थर्ड इवेंट 300 होगा और इसी तरह अगर प्रोसेस 2 की बात करें तो वो 010 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? जी, मेरे एक्टिव 20 स्टूडेंट्स हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे 03 03 बिल्कुल ठीक है। तो आप इसी तरह फ़ॉलो कर सकते हैं कि ये 001 होगा, 002 होगा और ये 003 होगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि हम अपना फ़ॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो पहले हम आ जाते हैं प्रोसेस यहाँ पे क्योंकि ये पहले कर हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास क्लॉक कैसे आया है यूजिंग दिस फ़ॉर्मूला, ठीक है? जो कि हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं क्योंकि इस एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें फिर कुछ एग्ज़ाम्पल अगर पहले फ़ॉलो की जाए तो दैट इज़ मोर बेटर। अच्छा, अम, अब ये है 002 ठीक है? और अब ये हम यहाँ पे आते हैं, ये जो वैल्यू है, ठीक है? ये बेस वैल्यू से ये जो नई वैल्यू है 002 जो कि यहाँ पे आई है, ठीक है? इसको बेस क्लॉक से कंपेयर करेगा, ठीक है? तो इसमें देखें कि यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होके ये 2 बन जाएगा, ठीक है? और पिग्गीबैक की हम बात कर रहे थे ना, तो ये वाला क्लॉक जो है ये इसकी वैल्यू पी प्रोसेस थी कि ये पिग्गीबैक हो जाएगी इसके साथ एज़ इट इज़, ठीक है? अपने क्लॉक के अंदर इसने इंक्रीमेंट करना है और जो सेंडिंग इवेंट है इसका जो टाइम स्टैम्प है कोरेस्पॉन्डिंग उसको पिग्गीबैक यहाँ पे करेगा, ठीक है? तो अब मैं आपसे एक हाँ, ये अगर समझ आ गया तो मैं आगे आपसे ये 2 क्लॉक्स पूछूँगा फिर मुझे श्योर होगा कि आपको समझ आ गया, ठीक है? अच्छा, जी एनी वॉलंटियर के मेरे पास मैं यहाँ पे हूँ, ये इवेंट प्रोसेस P2 पे सेंड सेंड किया है और P3 पे ये 232 पे रिसीव हो रहा है। तो ये कैसे ये वैल्यू आती है? जी। जी, एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स? जी, जी, कोई एक्टिव स्टूडेंट्स? चलिए मैं ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद काइंडली आप में से कोई ये वाला एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? ओके। ये देखें कि ये वाला जो सेंडिंग क्लॉक का टाइम है वो है 2:00, ठीक है? और अब ये यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये अपना बेस यानी ये जो लास्ट टाइम स्टैम्प थी इससे इसको कंपेयर करेगा, ठीक है? तो आप देखें इसका टाइम था 022 तो अब इसमें इंक्रीमेंट होके ये क्या बन जाएगा 032 ठीक है? जो कि ये वाला पार्ट है। अच्छा, लेट मी यूज़ पॉइंटर। अच्छा, तो सर पहले पेयर वाइज मैक्स नहीं होगा? सॉरी दोबारा बोलें? सर जो आपने ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें पहले लिखा हुआ है C इक्वल्स टू पेयर वाइज मैक्स CV। पेयर वाइज मैक्स पहले हो रहा है, इंक्रीमेंट उसके बाद हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब कि लॉजिकली इट्स द सेम थिंग। यस। यानी उसका आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन दैट्स अ गुड थिंग टू पॉइंट। अच्छा, आप ही मुझे बताएँ कि ये कैसे बनेगा? ये वाले क्लॉक से ये वाला क्लॉक कैसे आया ये वैल्यू? सर 200 और 022 का पेयर वाइज मैक्स लिया तो 222 हो गया और फिर हमने क्योंकि प्रोसेस नंबर 2 था तो सेकंड वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो 232 हो गया। ग्रेट, ज़बरदस्त।
तो आप इसका बता सकते हैं? जी, इस वाले का। सर 233 वाले का। जी, जी। सर 232 और 002 का पेयर वाइज मैक्स लिया तो 232 आएगा, और क्योंकि थर्ड वाला प्रोसेस है तो हम लास्ट वाली वैल्यू थर्ड वाले इंडेक्स पे जो इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो 232 से 233 हो जाएगा। गुड। आपका नाम? उमर जावेद। उमर जावेद, वेरी गुड। तो उमर जावेद ने जैसा कि एक्सप्लेन किया है, अब अगर आप वापस जाएँगे, जैसे कि उमर जावेद ने ये जो है इसको देख के चेक किया है कि पहले इनको कंपेयर करें और पेयर वाइज़ मैक्स लेना है, उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर दें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है C++ में, ठीक है? ओके, सो यही एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने अभी प्रोसेस फ़ॉलो किया है। अच्छा, तो आगे हम आते हैं। ये एक और एग्ज़ाम्पल है। इसमें हम देखेंगे कि कंकरेंट इवेंट्स क्या होते हैं और जो है हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग जस्ट वेक्टर क्लॉक्स, ठीक है? अच्छा, अम, जो है ये वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनके नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है? अच्छा, क्या हम इन इवेंट्स को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन-सा इवेंट जो है पहले occur हुआ है, कौन-सा जो है एक टाइम में occur हुआ है, ठीक है? तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ कि लेट्स से हम ए और ई को देखते हैं कि ये कंकरेंट इवेंट है कि नहीं है, ठीक है? तो पहले इसको और इसको हम देखते हैं। हमने क्या देखना है कि अगर लेफ्ट साइड, ठीक है? ये अ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है? इस क्लॉक की, कि ये इक्वल हैं या डिफरेंट हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है? इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इस केस के अंदर हम इनको कहते हैं कंकरेंट इवेंट्स, जब लेफ्ट किसी भी क्लॉक की लेफ्ट और राइट वैल्यू जो हैं डिफरेंट हों, ठीक है? अच्छा, तो आप मुझे कोई और कंकरेंट इवेंट्स की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इस फिगर के अंदर? जी। जी, एनी क्लास वॉलंटियर्स? शहरियार आप? जी, अनम? मोहम्मद एहसान? अब्दुल्ला? जी, सैफ आप? अच्छा, देखें क्लास के अंदर एनवायरनमेंट मैक्सिमम शो करें। जी, सैयद और साद? साद आप? ओके। देखिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए हम अब इवेंट्स लेते हैं ए। पहले हमने कंपेयर किया है ए और ई को, और ये दोनों कंकरेंट इवेंट हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है? तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अम, किसी और 2 इवेंट बताएँ जो कंकरेंट हों। कंकरेंट का हमने क्या फ़ॉर्मूला सजेस्ट किया है कि 2 क्लॉज़ को कंपेयर करो, लेट्स से ए और ई को, और अगर इनकी लेफ्ट वैल्यू देखें, यहाँ 0 यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये डिफरेंट है। राइट वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट होगी तो उनको हम कंकरेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि ए, ठीक है? अब हम ए और एफ को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मुझे कोई बताएगा ये कंकरेंट इवेंट है कि नहीं है? नहीं ए, सर। अच्छा, कंकरेंट इवेंट की जो डेफिनिशन हमने डिफाइन किया है ना, वो ये है कि लेफ्ट और राइट साइड जो क्लॉक की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है? तो आप देखें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
2 है तो ये डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात करनी है, तो ये कंकरेंट इवेंट है, ठीक है। ओके सर लेफ्ट राइट जो कंपेयर हम कर रहे हैं जी जी वो सर हम कहते हैं इनकी अपने आप ही लेफ्ट राइट को कंपेयर करिए, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर कर रहे हो, राइट को राइट से कंपेयर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। लेफ्ट भी डिफरेंट हो और राइट भी। अच्छा, आप फिर मुझे बताएं कि लेट्स से बी और ई की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंकरेंट इवेंट है कि नहीं? सर बी और ई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम कोई और 2 इवेंट लेते हैं और लेट्स से ठीक है। अच्छा, अब हम बी और सी की बात करते हैं, ठीक है। बी और सी की, तो ये कंकरेंट इवेंट है कि नहीं? मैं बताऊं? जी बिल्कुल, बताएं आप। सर नहीं। हाँ नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो इसमें हम देखेंगे ये हैपन बिफोर रिलेशनशिप वाला है, ठीक है। ये कंकरेंट इवेंट नहीं है। तो बी और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हैपन बिफोर सी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी हैपन्स बिफोर वाला रिलेशनशिप बन जाता है। ख़ास तौर पे नहीं, ये हैपन्स बिफोर तो उस तरह नहीं है। ये देखें कि इसमें ये तो सेम है, ठीक है। पहले, लेकिन Yes, ये sir. वाला देखें, हाँ इसका जो क्लॉक ना थर्ड वाला ये अपडेट हुआ, ठीक है। तो इसको हम हैपन बिफोर रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल से डिस्कशन का हमारा कंक्लूजन हम क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंकरेंट इवेंट्स फाइंड किए और इसमें देखें तो हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है कि कंकरेंट इवेंट, ठीक है। और जो है, अब अगर हम देखें ना तो हमारे पास हर जो टाइम्स वेक्टर है ना, वेक्टर क्लॉक है, इससे हम ये बता सकते हैं कि कौन से इवेंट्स कंकरेंट हैं और कौन-कौन से इवेंट हैपन बिफोर रिलेशनशिप वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ऑर्डरिंग के अंदर जो है काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, जो कि सिंगल वैल्यू क्लॉक के अंदर उस तरह से पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हम कंकरेंट इवेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर क्लॉक्स, ठीक है। ओके, ये क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है कि कौन से कंकरेंट इवेंट्स हैं, कौन से हैपन बिफोर रिलेशनशिप वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो जी, इस पे थोड़ा-सा गौर करें। जिनके पास अगर कोई कॉपी पेंसिल है वो कर सकते हैं। मैं भी 2-1 मिनट के बाद जो है इसका सॉल्यूशन भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। पहले तो हम इनके क्लॉक्स वगैरह डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको जो है फाइंड कर सकते हैं कि ये इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स का, इवेंट्स का। ओके, ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा, कॉज़ैलिटी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी या ए हैपेंस बिफोर बी, देन इवेंट ए कैन इफेक्ट इवेंट बी, ठीक है। कंकरेंसी क्या होता है, इफ नीदर ए happen before B or B happen before A, then one event cannot affect the other, ठीक है। इससे ये हमें देखा था कि कंकरेंट इवेंट कौन से होते हैं, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। पार्शियल ऑर्डरिंग एक होती है जो कि हमारे पास अगर कॉजल रिलेशनशिप हो
तो अगर हम उसमें अरेंजमेंट करें तो ऑर्डरिंग जो होगी पार्शियल होगी, सारे इवेंट को अरेंज करना उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता जब हमारे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन हो। टोटल ऑर्डरिंग ऑल द इवेंट्स आर सीक्वेंस्ड, ठीक है। अब हम इस पे जाएंगे कि हम कैसे ऑल द इवेंट्स को सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक सिनेरियो है, ठीक है। हमने ये तय किया था कि जो इवेंट्स पहले रिसीव होते हैं पहले सेंड हुए हैं, ठीक है। इवेंट E11 पहले सेंड हुआ है, तो वो जहाँ पे भी उसने रिसीव होना है तो वो पहले रिसीव होगा, ठीक है। आप देखेंगे ये इवेंट जो है एक नया इवेंट है, ये अपना इवेंट जो है उसको रिसीव होने से पहले अपना इवेंट सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। जो कि कॉजल रिलेशनशिप के असूल के खिलाफ है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, इसको हम बफर कर लेंगे जब तक ये रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है। इवेंट E11 यहाँ पे रिसीव नहीं हो जाता तब तक ये बफर में रहेगा और उसके बाद हम इसको बफर से निकाल के सेंड कर देंगे P3 को, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं एक टिपिकल एग्जांपल है, ठीक है। आप देखें कि ये पहले इसका इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि आप देखेंगे ये रिसीव यहाँ पे हो रहा है और लेकिन जब ये इसका अल्टीमेट मैसेज जो है यहाँ पे रिसीव होगा तो वो उसके बाद ही रिसीव होगा, ठीक है। ओके, तो जो हम टोटल ऑर्डरिंग की बात कर रहे थे कि सारे इवेंट्स जो हैं उनको हम सीक्वेंस कर लें, तो उसके लिए हम 3 एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये ब्रीफली इन एल्गोरिदम को देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं BSS, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एल्गोरिदम है इसमें हम ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम लोग सारे प्रोसेस को अरेंज करते हैं इन एन ऑर्डर फैशन। डिलीवर ए मैसेज टू द प्रोसेस इफ द मैसेज प्रोसीड्स इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द प्रोसेस, ठीक है। ये वही बात है कि सेकंड मैसेज जो है तभी उसको सेंड करेंगे रिसीविंग प्रोसेस को जब तक कि अगर कोई पहले वाला प्रोसेस से जो रिसीव होना बाकी था, ठीक है, जो कि ड्यू है, वो रिसीव ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज बफर द मैसेज, ठीक है। अगर वो रिसीव होना है किसी मैसेज ने तो हम बफर कर लेते हैं उस मैसेज को क्योंकि हमें वेक्टर क्लॉक से पता चल जाएगा कि जी देयर इज अ मैसेज दैट इज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड बिफोर दैट, नो क्लॉक इंक्रीमेंट ऑन रिसीविंग, ठीक है। क्योंकि बफर उसको किया गया अभी फिलहाल। अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग ए वेक्टर अकम्पनिंग द मैसेज, ठीक है। तो मैसेज के साथ जो है एक टाइम वेक्टर वो भी साथ उसको पिगीबैक कर दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें हमारे पास वही एक नोशन है कि पहले प्रोसेस का सबको इनिशियलाइज़ असल में किया गया है 000 से 000000 और जैसे पहला हमारे पास इवेंट आता है, ठीक है, वो 001 होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये भी यहाँ से रिसीव हुआ है, इसको भी उस तरह से हम नहीं कह सकते। फिर इसी तरह ये 01 है और इस तरह से बाकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये पहला मैसेज ये है 001 वाला, ठीक है। तो अब ये जो मैसेज है इसको सेंड किया जा रहा है प्रोसेस P2 को, ठीक है। और एट द सेम टाइम यही जो मैसेज है इसको सेंड किया जा रहा है प्रोसेस P1 को एट टाइम 001, ठीक है। तो इसके साथ जो है यहाँ पे एक इवेंट ये है, ठीक है। तो ये इवेंट जो है ये इससे पहले रिसीव होना चाहता है, ठीक है। आप देखेंगे ये इवेंट जो पहले सेंड किया गया था वो यहाँ पे भी रिसीव नहीं हुआ। तो ये जो इवेंट आया है E22, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू बी रिसीव्ड बिफोर दिस इवेंट, ठीक है, जो कि क्यू के अंदर पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको बफर में रखेगा और उसको जब ये इसको क्यू में रखेगा और जब तक ये रिसीव यहाँ पे नहीं हो जाएगा तब तक उसको सेंड नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है क्योंकि ये टॉप ऑफ द क्यू ये वाला मैसेज इवेंट आ जाएगा,
तो फिर ये इसको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये वाला इवेंट 2 यहाँ पे इधर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आप देखेंगे इस केस के अंदर कोई क्लॉक को इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा, ठीक है। अभी इसी को कंप्लीट करने के लिए जो है हम देखते हैं कि ये उसी एग्जांपल की एक्सटेंशन है। तो इवेंट E12, ठीक है। ये जो इवेंट है ये यहाँ पे पहले रिसीव होना चाहता है इस इवेंट से, ठीक है, जो कि पहले सेंड किया गया था। अगेन वी यूज अ बफर, और जो हम इसको यहाँ पे रिसीव करेंगे इवेंट 33 पे, ठीक है। और उसके बाद ये इवेंट हमारे पास है E14, और E14 जो है ये यहाँ पे रिसीव होना चाहता है अगेन। उससे पहले एक जो इवेंट है इट इज़ अवेटेड, तो वो उसको जो है वेट करेगा, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। और यही इवेंट जो है यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये ब्रॉडकास्टिंग यूज़ की जा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इवेंट था E31, ये प्रोसेस P2 को और P3 को भी सेंड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो इवेंट E22 है ये प्रोसेस P1 को और प्रोसेस P3 को, दोनों को सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैसेज ब्रॉडकास्ट यूज़ करके हम BSS एल्गोरिथम के अंदर इवेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। इसको टेक होम समझे वर्क जो है, ठीक है। तो इसको कोशिश करें। जी, जी। पहले मैं बता दूं कि इसमें इनिशियलाइजेशन किस पे की है, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन किया ना उसमें आपने इनके वो सिंपल थे इनके इनिशियलाइजेशन जी, जी। 00 से सबको लिखा हुआ है पहले वाले। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा है कि इसमें जो इनिशियलाइजेशन किया है 001 से की गई है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना चाहिए था, लेकिन एल्गोरिदम ऐसा है कि इसके अंदर हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, क्लॉक को, तो वो क्लॉक वही रह रहा है, ठीक है। सर एक और चीज, अगर मैं ऊपर के एक सेपरेट एक इस तरह प्रोसेस 1 में से पहले कोई इवेंट ऐड कर लेता हूँ, वो किसी पे जी, जी। डिपेंडेंट नहीं है, उस पर कोई एरर नहीं लग रहा, हाँ, हाँ। तो उसको क्या नाम रखें, क्योंकि यहाँ पे तो सबको एरर लग रहे हैं, इसलिए समझ आ रही है कि 001 से इनिशिएट होता है उसकी जाती चलेगी बाकी। अब एक इंडिपेंडेंट इवेंट ऐड कर दिया है जी, जिसमें जी। एरर नहीं ना जाता है, तो हाँ, उसके हाँ। इनिशिएट क्या होगी? हाँ, तो फिर उसको हम लेट्स से कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो वो 002 से हम उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर एक ये 02 से तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें नेम हाँ। किया था। जी, जी, नहीं, उसका वो डिफरेंट है, ठीक है, इसकी आप बात करें। इसमें ये है कि हम एक ही इवेंट को स्टार्ट करते हैं, वही इवेंट हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ एक इवेंट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जब वो रिसीव हो जाता है, फिर हम उसको जो है फिर ब्रॉडकास्ट सेकंड टाइम करते हैं, तो फिर वो क्लॉक को जो है हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, गुड। अम, ये इसमें यही एक एक्सरसाइज़ है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड एल्गोरिदम है अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज लेक्चर जो है शायद 2 ही घंटे से ज़्यादा हो। 3 घंटे का भी सोच रहा था, लेकिन मैंने ना वो जो अननेसेसरी डिटेल होती है ना वो कुछ थी, वो मैं आपको बताऊँगा कि उस वजह से मैंने सिंपल और टू द पॉइंट रखा है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा काम जो है उस पे प्रोजेक्ट्स पे करना पड़ा है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट चेंज हुआ था, फिर उसका जो है हमने बनाया है 18-20 के करीब प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है? MIT के, और इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल टेम्पलेट भी आपको मैं दूँगा, और असाइनमेंट जो इस केस के अंदर प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट है, ठीक है? उसकी भी मैं डिटेल दूँगा। अच्छा, तो जो सेकंड हमारे पास एल्गोरिदम है फॉर टोटल ऑर्डरिंग, ये है SES, ठीक है? नो नीड टू ब्रॉडकास्ट,
ओनली यूज यूनिकास्ट, इसके अंदर हम यूनिकास्ट यूज करेंगे। इसमें हमें फ्यू मैसेजेस तो हमें जो है करने पड़ेंगे सेंड, लेकिन ये बड़े मैसेजेस होंगे, ठीक है, मैसेजेस का साइज बड़ा होगा, ठीक है। लार्ज साइज ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन जो है हर एक की जो है वो साथ मैसेज के सेंड की जाएगी, जिसकी वजह से ये मैसेज का साइज बड़ा हो जाता है। क्लॉक इंक्रीमेंट ऑन रिसीविंग, ठीक है, वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था रिसीविंग पे, यहाँ पे हम रिसीविंग पे करेंगे इंक्रीमेंट। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो इसमें देखें कि इवेंट 3.1 है, इसको हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, इसको हमने सेंड करना है P1 को, ठीक है। तो आप देखें कि इसका क्लॉक था 011, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके इस क्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है, रिसीविंग होने पे जो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग क्लॉक होता है, ठीक है, ये प्रोसेस 1 का ये कोरस्पॉन्डिंग है, प्रोसेस 2 का ये है, और प्रोसेस 3 का ये, जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, बेस क्लॉक्स में। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है, और साथ ही हमने क्या किया है कि जो प्रोसेस 1 का बेस क्लॉक है, ठीक है, उसको भी साथ पिगी बैक किया है, ठीक है। इस तरह ये इंफॉर्मेशन साथ गई है। पिगी बैक करने का क्या हुआ फायदा कि इस क्लॉक को, ठीक है, कंपेयर किया उसके बेस क्लॉक से, और फिर जो लार्ज वाला है उसको कीप किया, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, जैसा कि हमने जो है पिछले वाले एक एग्जांपल में देखा था। अच्छा, तो अब एक और इवेंट है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये जी जी सर ने ये जो प्रोसेसर में जो E11 है उसको 101 कर दिया, हाँ, उससे ये पीछे इवेंट आ रहा है E22 से। जी जी आप इसकी बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखें ये इंक्रीमेंट कैसे हुआ है। अम, ये यहाँ पे जो क्लॉक आया ना इसके साथ, मैं ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो आया था 001, ठीक है। तो ये कंपेयर होगा इसके साथ बेस वैल्यू के साथ, ठीक है। अभी बेस वैल्यू इसकी यही है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है ना वो है 001, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हमने करना है इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि रिसीविंग जो पार्टी है उसने इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। तो इंक्रीमेंट कहाँ पे होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस P1 है, तो ये 1 वाला जो वैल्यू है ना उसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। देखें ये 2 है, ये प्रोसेस P1 के लिए है ये वाला, और ये प्रोसेस P2 के लिए है, और ये प्रोसेस P3 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इवेंट 1 की जो टाइम स्टैम्प है वो हमारे पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगी 101 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसके बाद प्रोसेस P3 जो है ये एक और इवेंट यहाँ पे सेंड करता है, और आप देखेंगे पहले वो 001 था, अब ये 002 है, ठीक है। उसके बाद उसने साथ 001 भी पिगीबैक किया, और 002 भी, ठीक है। तो क्या करना होता है, इसने ये मैसेज को अपेंड करता जा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप देखें कि ये पहले वाला तो साथ है ही, ठीक है, तो साथ P2 भी है, ठीक है, दोनों की टाइम स्टैम्प जो है। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे रिसीव हुआ, ठीक है। तो आप देखें कि इसका जो अगर हम ये देखें, ठीक है, पी प्रोसेस 1, ठीक है, तो ये बताएगा जी प्रोसेस 1 जो है इसका टाइम स्टैम्प ये है, ठीक है। तो 0 1, तो इसको इससे कंपेयर करेगा तो वो 001 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 001 इसकी टाइम स्टैम्प जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप देखिए कि यहाँ से एक इवेंट यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो इवेंट है
इसको देखेगा एक ये वाला है उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो बेस है वो ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ना वो कंपेयर करता है, ठीक है, इसको और इसको, ये दोनों प्रोसेस P1 के टाइम है, ठीक है। तो वो दिखेगा कौन सा बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक मैसेज इसको रिसीव हुआ था, 2 मैसेज रिसीव हुए थे, जिसकी वजह से इसकी टाइम स्टैम्प है 2, ठीक है। तो इसको 2 मैसेजेस रिसीव होने चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि वो वेट करेगा, उसको वेट करना चाहिए यूजिंग दिस कॉलम वैल्यू, इसको यूज़ करते हुए वो बताएगा कि जी 2 मैसेज सपोज्ड टू बी रिसीव हैं। इसका मतलब है कि बजाय ये पहले यहाँ पे रिसीव हो, इट शुड बी पुट इनटू द बफर, ठीक है। तो ये जो पहले एक मैसेज रिसीव होना था वो उसको वो क्यू में जो है इस मैसेज को लगाएगा और इसको जब तक रिसीव नहीं होगा, ठीक है। जब ये रिसीव हो जाएगा उसके बाद जो है ना ये वाला मैसेज, ठीक है, P0 ये 11 वाला 001, ठीक है, ये मैसेज, ठीक है, ये उसके बाद जाके रिसीव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाएगी, ठीक है। तो ये SES का एल्गोरिदम है, ठीक है। आप देखें कि ये इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं है, यूनिकास्ट है, लेकिन मैसेज के साइज जो हैं वो लार्जर हैं एज कम्पेयर टू द SES एल्गोरिथम, ठीक है, ये वाला BSS एल्गोरिथम। अच्छा अच्छा, तो ये एक और एग्जांपल है रिफ्लेक्टिंग द सेम कॉन्सेप्ट। इसके अंदर अब ये है कि प्रोसेस P1 जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज साइज जो है ये लार्जर हैं एज कम्पेयर टू BSS एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये को पता बाकी है जी जी क्या क्या लगेगा? आपको कैसे पता चल रहा है कि साइज लार्जर है मैसेजेस का? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें मैं आपको बताता हूँ, पहली जो एग्जांपल थी ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास BSS एल्गोरिथम है ना, इसके जो मैसेजेस है इसको मैसेज समझें, ठीक है। इवेंट है E31 उसकी टाइम स्टैम्प है, ठीक है। और ये जो है 2 चीज़ें हैं, एक मैसेज स्मॉल है, दूसरा ब्रॉडकास्ट है। ये बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं ना उनको अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर SES के अंदर कैसे पता है कि लार्ज मैसेज है, ठीक है। वो इस तरह से है कि ये देखें ये इवेंट है और इस इवेंट मैसेज के अंदर, ठीक है, ये देखें कितनी टाइम स्टैम्प्स हैं, 1 2 3 या 1 या 2, ठीक है। और इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि मैसेज साइज इसके अंदर लार्जर है एज कम्पेयर टू BSS, ठीक है। ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह ये एग्जांपल 2 है, इसी को हम लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, ठीक है। ये जो है ना एल्गोरिदम इनको मज़ीद बेहतर समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आई थिंक शॉर्ट वीडियोस भी दूँगा आपको अगर मुझे टाइम मिला। जिसमें क्या होता है एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, उनमें एनिमेशन से समझाया जाता है किस तरह से ये चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स को भी यूज़ किया करें, ठीक है। अच्छा ये आगे एग्जांपल 3 है, इसको मैं छोड़ता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है, ठीक है। ये इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें कि आप इसी तरह से वो जो है आपको अपडेट होते हैं मैसेजेस जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मैसेज साइज़ कैसे बढ़ा है, तो देखिए ये सारा एक ही इवेंट का मैसेज है, ठीक है। और ये इस इवेंट का ये वाला मैसेज है, ठीक है। तो ये दिस इज़ लार्ज एज़ कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। अच्छा, मैट्रिक्स क्लॉक, ठीक है। हमने वेक्टर क्लॉक की बात की, अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो उसका क्लॉक होगा वो होगा 3/3 ऑर्डर का, ठीक है? उसका साइज़ ये होगा 3/3, जैसे n और m होता है ना वेक्टर का ऑर्डर।
उससे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। अगर 4 प्रोसेस देते हैं तो 4x4 का होगा उसका मैट्रिक्स क्लॉक, ठीक है। सो माय वेक्टर क्लॉक डिस्क्राइब व्हाट आई सी, ठीक है। तो इसका बेसिक मोटिवेशन ये है कि जितनी भी स्टेट है ना सारे प्रोसेसेस की, ठीक है, वो हर एक को विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। वो यूजर 1 जो है प्रोसेस 1 पे उसको भी, यूजर 2 जो है प्रोसेस 2 को उसको भी सारी स्टेट जो है वो विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है माई वेक्टर क्लॉक डिस्क्राइब्स एज आई सी, ठीक है। तो हर जो पार्टी है इस प्रोसेस के अंदर उसको सारे प्रोसेसेस के क्लॉक्स जो हैं वो विजिबल हैं, जो कि अपडेटेड हैं। इन सम एप्लीकेशन आई आल्सो वांट टू नो व्हाट अदर पीपल सी, ठीक है। तो कोई प्रोसेस 3 पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो आप उसके भी प्रोसेसेस का अपडेट लेना चाहते हो, तो इन दैट केस दिस इज अनदर एप्लीकेशन और यूज ऑफ मैट्रिक्स क्लॉक। ईच इवेंट हैज n वेक्टर क्लॉक्स, one for each process. So तो आप देखेंगे हर जो वेक्टर क्लॉक है वो हर एक प्रोसेस के लिए जो है वो डिफाइन किया जाता है। द ith वेक्टर ऑन द प्रोसेस i इज कॉल्ड प्रोसेस i प्रिंसिपल वेक्टर, ठीक है। तो बाकी जो वेक्टर होंगे, प्रिंसिपल का मतलब है जहाँ पे चेंज करना है। जैसे कि हम लोग वेक्टर क्लॉक की बात करते थे ना, तो तीनों वैल्यू में से एक चेंज हम वैल्यू करते थे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल वेक्टर उसको कहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आई वहाँ पे कहना चाहिए था क्योंकि वहाँ एक वैल्यू थी। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, अगर प्रोसेस P1 है, ठीक है, तो ये 3x3 का हमारे पास मिल जाता है मैट्रिक्स। अच्छा, तो प्रोसेस P1 जो है, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल वेक्टर है ना वो ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये वाला। हालांकि हमारे पास बाकी भी हैं वेक्टर, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब जहाँ पे चेंजेस होंगे, दैट कैन वेयर द चेंजेस आर पॉसिबल। फिर अगर P2 है तो उसके लिए, प्रोसेस 2 के लिए ये प्रिंसिपल वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह P3 के लिए ये प्रिंसिपल वेक्टर है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल वेक्टर इज द सेम एज वेक्टर क्लॉक, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। नॉन प्रिंसिपल वेक्टर आर जस्ट पिगी बैक्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कैसे ये रिलेट हो रहे हैं कि ये हमें ये वाला प्रिंसिपल वेक्टर क्लॉक तो सेंड करते हैं लेकिन बाकी वालों को पिगी बैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको सारी जो है प्रोसेसेस की टोटल स्टेट जो है विजिबल हो। नॉन प्रिंसिपल वेक्टर्स आर जस्ट पिगी बैक्ड ऑन मैसेजेस टू अपडेट द नॉलेज, ठीक है। कौन सा नॉलेज, यानी ग्लोबल नॉलेज। अच्छा, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि देखें बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो सिमिलर है, ठीक है। हम प्रिंसिपल जो वेक्टर है, ये प्रोसेस P1 का प्रिंसिपल वेक्टर पहले वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं और बाकी वाली वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज करके वो एज इट इज हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है। तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो रहा है, इवेंट 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, टाइम्स टाइम 3 के लिए 3 है। और जब हम यहाँ पे होते हैं तो चेंजेस यहाँ पे होंगे। इसका प्रिंसिपल वेक्टर ये वाला है, ठीक है। तो आप देखें 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए। अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये क्यों 2 हो गया है। और ये जो है इसको हम देखते हैं तो ये होना चाहिए 0 3 0, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे अपडेट हो रहे हैं, इसको हम अभी देखते हैं। ओके, इसी तरह आप देखेंगे प्रिंसिपल वेक्टर ये है, इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट इवेंट, अगर टाइमलाइन की बात की जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 3 जो है वो प्रोसेस
2 को जो है एक इवेंट सेंड करता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि जी देखें इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है ना, वो पहले कंपेयर होंगे, ठीक है। तो आप देखें कि इसमें से और इसमें यहाँ पे 0 था, ठीक है, इसको याद रखें 0 था, ठीक है। तो 0 को 02 से कंपेयर किया और जो है इसने विदाउट चेंजेस जो है ये इसको अपेंड कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो और उसके बाद अ, ये देखें कि यहाँ पे 0 2 2 ठीक है। तो अब ये जो है इसको इससे कंपेयर किया इन दोनों को, ठीक है। तो ये देखा कि ये वैल्यू जो है ना हायर है 002, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल था 020, ठीक है। तो 2 इधर से आ गया और ये इसका ओरिजिनल अपना आ गया, ठीक है। तो ये 022 वैल्यू इस तरह से अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे इसका 002 था तो एज़ इट इज़ इसको यहाँ पे पिग्गीबैक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह फिर हम देखते हैं कि ये वाला हम जो है वैल्यू, ठीक है। ये पहले वाली जो वैल्यू है इसको एज़ इट जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब ये, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं इसकी ये बेस वैल्यू से, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास पहले जो इवेंट है ये है 22, ठीक है। तो ये जो 22 है ये इंक्रीमेंट होके जो है 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल क्लॉक है यहाँ से भी ये भी वैल्यू एक आ रही है, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पे पेंड हो जाएगी एंड पे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं कि ग्लोबल पिक्चर भेज रहे हैं। हमें ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो इसका ओरिजिनल क्लॉक्स क्या थे, ठीक है। जैसा कि ये देखें 200 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये 002 भी इसका ओरिजिनल था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चेंजेस किया, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द क्लॉक्स बेस वैल्यू से, ठीक है। बेस वैल्यू कौन सी होगी? ये जो पिछले वाली वैल्यू है इसकी 022, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है मैट्रिक्स क्लॉक के अंदर, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर हमें एक ग्लोबल पिक्चर जो है मिल जाती है। तो ये जो यूज़र है ये बता सकता है, ठीक है, कि जी प्रोसेस 1 मिनट, ये प्रोसेस P1 का क्लॉक क्या था, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये बता सकता है कि जी इसका क्लॉक क्या था, ठीक है, जो भी लेटेस्ट था रिसीविंग एंड पे। अच्छा, तो आप देखेंगे यही वाला प्रोसेस जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और ये इनिशियल ऑर्डर है हमारे पास और इसको फॉलो करते हुए हम लोग बाकी सारे क्लॉक्स को जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पिछले भी बताया था कि ये अगर यूज़र ये वाला जो यूज़र 3 है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसके पास ऑल 3 यूज़र की जो है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्लोबल क्लॉक अपडेट होता है। आपके पास एक ग्लोबल व्यू अवेलेबल होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे।